तो बच्चों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स का मेन एक पोर्शन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हालांकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप सभी को लास्ट ईयर क्लास 11th में वेव्स में भी था और आप सबको पता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों जब मीडियम में वेव्स मूव करती हैं और किसी पार्टिकल पर जाकर ये वेव इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, तो उस पार्टिकल पर अपनी एनर्जी की वजह से इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं। फाइनली यदि इस पार्टिकल पर एक से ज्यादा वेव स्ट्राइक कर रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन सुपर इंपोज होने वाली वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। यदि मान लीजिए सपोज यहां मीडियम में कोई पार्टिकल है और उस पर एक साथ कई वेव्स सुपर इंपोज हो रही हैं, तो इससे इन वेव्स के सुपर इंपोज होने से रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है और उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन सुपर इंपोज होने वाली वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when two or more than two waves are superimposed simultaneously, then the displacement of resultant wave, it is the vector sum of the displacement, individual displacement of superimposed waves। मतलब यदि इस पार्टिकल पर एक वेव ये और एक वेव ये इस तरीके से सुपर इंपोज हो रही है और फर्स्ट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट y1, सेकंड वेव की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यदि y2 हो सकता था, तो इन दोनों के एक साथ सुपर इंपोज होने से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y बार इज इक्वल टू y1 बार प्लस y2 बार प्लस, और यदि सुपर इंपोज होती तो उन वेव के भी डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता। मैं रिपीट कर रहा हूं। According to principle of superposition, when two or more than two waves are superimposed on a particle of a medium, then the resultant displacement of the resultant wave, it is the vector sum of the individual displacement of superimposed waves। यदि मीडियम में किसी पार्टिकल पर एक साथ दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज होती हैं, तो उससे रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है और उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन सुपर इंपोज होने वाली वेव्स के डिस्प्लेसमेंट, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। अब बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं जो लास्ट ईयर क्लास 11th में थी आपको।
उसमें से एक होती है इंटरफेरेंस, सेकंड होती है बीट्स और थर्ड होती है स्टेशनरी वेव। इसमें से क्लास 12th में आपको इंटरफेरेंस है, जबकि बीट्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लास्ट ईयर 11th में था। पर आपको इन तीनों में डिफरेंस समझना चाहिए, क्योंकि आप सबका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है। तो तीनों में डिफरेंस समझो। इंटरफेरेंस में क्या होता है, बीट्स में क्या होता है और स्टेशनरी वेव इनमें क्या होता है। इंटरफेरेंस में टू वेव्स मूव करती हैं सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी की, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है उनके एम्पलीट्यूड में। और जब ऐसी वेव मूव करती हैं तो मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, हालांकि ये पॉइंट्स ऑल्टरनेट होते हैं, इन पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उन पर होने वाले इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है उन पॉइंट्स पर होने वाले इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसा इंटरफेरेंस में होता है। यहां पर आप समझे, ऑल्टरनेट में कहने का मतलब, पहले यदि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उसके बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। मतलब मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस कैसा दिखता है। जब स्क्रीन के ऊपर दिखता है तो यहां पर इस तरीके से स्ट्रिप्स बनती हैं। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब पट्टियां। ब्राइट ब्राइट स्ट्रिप मतलब जैसे ट्यूबलाइट की लाइट होती है ना, जैसे ट्यूबलाइट की रॉड दिखाई देती है आपको, वैसी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। उसके बाद डार्क मतलब ब्लैक स्ट्रिप, फिर उसके बाद ब्राइट। तो जहां पर ये ब्राइट हो रही है, यहां पर होने वाले इंटरफेरेंस, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां जहां पर ब्लैक स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, मतलब वहां लाइट नहीं है, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी 0 है, तो वहां होने वाले इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सेकंड एप्लीकेशन होती है बीट्स। तो बीट्स में भी टू वेव्स मूव करती हैं सेम डायरेक्शन में। कौन सी वेव्स? बिल्कुल इक्वल एम्पलीट्यूड की, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होता है उनकी फ्रीक्वेंसी में। और जब ऐसी वेव्स मीडियम में किसी पार्टिकल पर मीडियम में सुपर इम्पोज होती हैं, तो मीडियम के एक फिक्स पॉइंट पर यहां डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, यहां फिक्स पॉइंट पर कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कभी मिनिमम होती है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको बोलते हैं राइज, और जो मिनिमम इंटेंसिटी उसको बोलते हैं फॉल। और थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। इसमें भी टू वेव्स मूव करती हैं बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड यदि सेम का मतलब जैसे ये
तो बिल्कुल सेकंड वेव भी यही, जितना इसका ये एम्पलीट्यूड उतना इसका भी। यदि एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, मतलब मान लीजिए ये वेव है और सेकंड वेव ऐसी है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब जब फर्स्ट वेव का कंप्लीट साइकिल होगा तो सेकंड का भी होना चाहिए। तो यदि टू वेव्स ऐसी मूव करती हैं जिनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, लेकिन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करती हैं तो इससे जो रिजल्टेड वेव फॉर्म होती है, ये वेव और दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे जो वेव फॉर्म होती है जो आपको दिख रही है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उनको बोलते हैं नोड्स, और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको बोलते हैं एंटीनोड्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ये 3 एप्लीकेशंस होती हैं। मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट, इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? When two waves having same frequency but approximately equal amplitude are propagate along the same direction, then by their superposition the resultant intensity is different at different points. This phenomena is called interference of light. The points where the intensity is maximum are called constructive interference, and the points where the intensity minimum are called destructive interference. What is beats? When two waves having same amplitude but approximately same frequency are propagate along the same direction, then by their superposition the resultant intensity is different at same point. This phenomena is called beat. The maximum intensity is called rise, minimum intensity is called fall, and combination of one rise and one fall is called one beat, and total number of beats per second is called beat frequency. Third, stationary wave. When two waves having same amplitude and same frequency are propagate in opposite direction, then by their superposition the resultant waveform is called stationary wave. In stationary wave, the points where the intensity is always zero, amplitude is always zero, are called nodes. N-O-D-E-S, nodes. And the points where the intensity is maximum are called antinodes. तो बच्चों यहां पर हमको केवल डिस्कस करना है इंटरफेरेंस, पर इंटरफेरेंस से पहले मैं चाह रहा था कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आए। इंटरफेरेंस के केस में दो वेव्स मूव करती हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, फर्क थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में होता है, उससे मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। यहां पर
एम्पलीट्यूड इक्वल होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है, और मीडियम के एक फिक्स पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होती है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी इक्वल, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेव मूव करती है। उनसे जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब हमको नेक्स्ट देखना चाहिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस और कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं आपको जब डिराइव करवा कर कंडीशंस बताऊंगा वहां से आपको मजा आने लग जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस कर रहा हूं कंडीशन, या इसी को बोल दीजिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट of interference। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, इसमें जनरली मैं देखता हूं पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट है शिवदत्त चौकसे, जैसे ही वो देखता है उसको पढ़ने में मजा आता, वो तुरंत एक कमेंट डालता, सर बहुत मजा आया, क्लियर हुआ। बाकी लोग सेल्फिश हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई मतलब नहीं उनको लगता है सब फोकट की चीज तो है, ऐसे ही है, काम किया पढ़ रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है। होता कुछ नहीं है, तुम्हारे कमेंट करने से मुझे जो है अच्छा लगता है, हो सकता है मैं आपके लिए बेस्ट और कोशिश करूं। अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। कुछ तो ऐसे जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है और चुपचाप पढ़े जा रहे हैं, सेल्फिश लोग। फ्री की पढ़ाई और फ्री की दवाई दोनों काम नहीं आती है, कम से कम सब्सक्राइब करो और कमेंट डालो, इतना तो कर दिया करो। चलो ठीक है, तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बच्चों ये डेफिनेटली बहुत बहुत मजा आने वाला है कि आप पेशेंस से पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ पोर्शन है, शुरू में टफ लगेगा और बाद में वही बहुत मजा देगा आपको। तो इसी को मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बोल रहा हूं। इसी में बोल सकता हूं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको समझना होगा कि इंटरफेरेंस में मैंने बोला है आपको कि टू वेव सुपर इम्पोज हो रही है, और वेव के इक्वेशंस आपको पता है, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन है। आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11 में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखा था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये मैंने लिखा है फर्स्ट वेव के लिए। सेकेंड वेव का जो मैं बोल रहा हूं इंटरफेरेंस में जो टू वेव सुपर इम्पोज होने वाली है, वो सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, मतलब उनका साइकिल एक साथ कंप्लीट होगा, डिफरेंस केवल उनके एम्पलीट्यूड में है। यदि ये फर्स्ट वेव है तो दूसरी वेव जो है उसकी हाइट ज्यादा। तो सेकंड वेव का इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। सपोज दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। अब ये फेज डिफरेंस, फेज क्या होता है, पेशेंस रखो, मैं समझाऊंगा आपको। Phase means what? The physical quantity which indicate the position of a particle or direction of motion of particle is called phase। जैसे यहां पर ये देखो आप, ये क्रेस्ट कहलाता है ट्रांसवर्स वेव में, और ये कहलाता है ट्रफ। क्रेस्ट जो होता है और ट्रफ ये अपोजिट फेज के हैं। क्रेस्ट अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है,
और ट्रफ अपनी मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में। अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा और ये इससे नीचे नहीं जाएगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट में क्रेस्ट डाउनवर्ड आएगा और ट्रफ अपवर्ड आएगा। मतलब पोजीशन तो अपोजिट है ही, मोशन भी अपोजिट होने वाला है, तो इसलिए इनको बोलते हैं अपोजिट फेस। तो इनके बीच का फेस डिफरेंस कितना हुआ, तो इसको अपन बोलेंगे पाई 180। जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, यहां है, उसके बाद भी यहां आ गई, तो आप कह सकते हैं अपोजिट फेस में है, क्योंकि अपोजिट पोजीशन में एक डायमीटर के इस साइड पर है, दूसरी डायमीटर के इस साइड पर है। एक का, क्योंकि कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर जब रिवॉल्व करती तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा माना जाता है, टेंजेंशियल। बच्चों मैंने आपके लिए क्लास 11 के भी वीडियोस डाल दिए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो साथ साथ, प्लस एमसीक्यूज जो है वो भी मैं कंटिन्यू डालते जा रहा हूं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उसका कितना बेनिफिट उठाते हो। आप थ्योरी पूरी पढ़ सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे कर सकते हो, कैसे करना है हर वीडियो में बताता हूं मैं। एमसीक्यूज कर सकते हो, 11 का कर सकते हो। अब आपकी मर्जी कैसे आप पढ़ें और कैसे फायदा उठाएं। पर इतना जरूर कर लेना बच्चों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे और यदि फिजिक्स में मेरे कारण यदि आपको बेनिफिट मिलता है अच्छे मार्क्स, तो फिर एक कमेंट तो डाल ही देना उसमें, इतना तो मैं चाहूंगा। बल्कि मेरा फोन नंबर भी उसमें डला हुआ है, मुझे बल्कि फोन करके भी तुम लोग बताओगे तो मुझे खुशी होगी। तो जब यहाँ पर बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो होता है टेंजेंशियल। मतलब जब पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, और जब बॉडी यहाँ पर आती तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन। देखो आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट मोशन भी हो रहा है, तो अपोजिट फेस कहलाएगा। और फेस डिफरेंस कितना का हो गया, 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। जब यही पार्टिकल यहां आ जाएगा तो मतलब सेम पोजीशन में पहुंच गया, तो सेम फेस कहलाएगा। फेस डिफरेंस कितने समय के, कितने एंगल के बाद, 360, तो फेस डिफरेंस कहलाएगा 2 पाई रेडियन। वैसे यहां भी ऐसा है, यदि ये वेव चल रही है तो मैंने तो आपको एक ही साइकिल दिखाया है, यदि एक और साइकिल बताऊं तो डेफिनेटली डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा हो जाएगा। ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ और ये ट्रफ। इन पार्टिकल्स को आप सेम फेस में कहेंगे, इन पार्टिकल्स को आप सेम फेस में कहेंगे। इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस पाई, अपोजिट फेस। इसके और इसके बीच का 2 पाई, इसके और इसके बीच का पाई, इसके और इसके बीच का पाई, तो इसके और इसके बीच का 2 पाई, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसका मतलब सारे पार्टिकल सेम फेस में। पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, ये सब अपोजिट फेस, अपोजिट पोजीशन। तो ऐसा ही अपन आगे देखेंगे और डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो जब मैं आपको इंटरफेरेंस के लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हूं तो मुझे दोनों वेव्स के इक्वेशन चाहिए। उसमें से फर्स्ट वेव का इक्वेशन मैंने सिलेक्ट किया है, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। सेकेंड वेव का मैंने इक्वेशन लिया y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। What is 5 phase difference between waves? What is omega? Angular velocity। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी या 2 पाई एन। टी मतलब टाइम पीरियड और एन मतलब फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों
इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में हमने बोला है ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम, मतलब एन सेम रहेगा तो ओमेगा भी सेम रहेगा। इसलिए यहां मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं लिखा है, ओमेगा ओमेगा लिखा है। फ्रीक्वेंसी सेम, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी सेम। लेकिन जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तब मैंने बोला था एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल पर है थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस, इसलिए फर्स्ट वेव की इक्वेशन में A1 और सेकंड में मुझे लिखना चाहिए A2। तो अब आप समझना चाहिए आपको, ऐसी दो वेव्स हैं जिनको मैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करवाने वाला हूं और उससे फिर अपन रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन डिराइव करेंगे। फिर उसके बेसिस पर हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस मिलेगी। तो पहले तो ये वेव कौन सी सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेशन हमने इंटरफेरेंस की क्या बोली थी, when two waves having same frequency and approximately same amplitude are propagate along the same direction, then by their superposition the displacement of resultant wave, it is the vector sum, sorry ये तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताने लग गया। इंटरफेरेंस की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, when two waves having same frequency and approximately same amplitude are propagate along the same direction, then by their superposition resultant intensity is different at different points। तो अब इंटेंसिटी बताने के लिए पहले आपको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, समझो बात को आप, क्योंकि बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा टफ लगता है, पर यदि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो फिर आपको टफ नहीं लगेगा। क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी कोई भी एनर्जी कितनी है, ज्यादा इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी है, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। जैसे देखो मान लीजिए मैं धीरे बोलता या आपने जो अपना वॉल्यूम है वो कम करके रखा है, तो जो उससे वेव निकलेगी वो कम हाइट की निकलेगी। जब कम हाइट की निकलेगी, एम्पलीट्यूड कम रहेगा, तो उस आवाज में इंटेंसिटी भी कम रहेगी। लेकिन जैसे मैं जम से चिल्लाऊंगा या आप किसी को आवाज देते हो चिल्लाते, तो आप देखते आप जब धीमे बात करते, कोई पास में फ्रेंड हो और कोई जनरल बात हो, कान में जब बोलते हैं धीरे से बोलते हैं, बाजू वाले को भी सुनाई ना दे, तो जो आपके मुंह से वेव निकलती है वो छोटी कम हाइट की निकलती है, एम्पलीट्यूड कम रहता है। एम्पलीट्यूड कम होने से इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन जब कोई रोड से जाता है उसको आप आवाज लगाते हैं, राजू बहुत जम से चिल्लाते हैं, जब आप बहुत जम से आप पूरा मुंह खोलते हैं तो जो वेव निकलती है वो काफी ज्यादा हाइट की होती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जब रिवर फ्लो करती है तो आपने देखा होगा उसका पानी धीमे 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 जाता है, उसमें जो वेव दिखती है आपको कम हाइट की दिखती है, उसमें एनर्जी कम होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब सुनामी जापान में आई थी तो आपने वेव्स देखा था, बहुत ज्यादा हाइट की थी वो, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था। एम्पलीट्यूड ज्यादा, हाइट मतलब इंटेंसिटी भी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, उसने ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो एक्चुअली में हमको पता करना है इंटेंसिटी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर की। जब हमको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता चलेगा तब हम रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी डिस्कस कर पाएंगे। तो हमको पहले इन दोनों वेव्स के सुपर इम्पोज होने से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो रही है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन से निकलेगा। जैसे यहाँ फर्स्ट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड A1 दिख रहा है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 दिख रहा है।
तो ऐसे ही रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बनना चाहिए, तब हम उसका एम्पलीट्यूड बता पाएंगे। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कैसे निकालोगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो आप बोलोगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। भाई रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट सुपर इम्पोज्ड होने वाली जो वेव है उनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहां पर y इज इक्वल टू y1 मतलब a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। लेकिन कोई ऐसा इक्वेशन थोड़ी लिखते हैं। वेव का इक्वेशन तो ऐसा होता है एम्पलीट्यूड इनटू साइन। तो इसी फॉर्म में हमको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2। बच्चों यहां पर sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए मामूली चीजें है, बायो स्टूडेंट रट लो। sin a प्लस b sin a into cos b प्लस cos a into sin b होता है। एक जगह ओमेगा t दूसरी जगह फाई। अब y is equal to a1 sin ओमेगा t प्लस a2 को मल्टीप्लाई कर दो a2 sin ओमेगा t cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t into sin। ये कर दिया। अब हम यदि देखें तो इसमें से sin ओमेगा t कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन इस फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो y इज इक्वल टू sin ओमेगा t ब्रैकेट में आ जाएगा a1 प्लस a2 इंटू cos phi। ये बच्चों प्लस नहीं है, t लिखा है, t ओमेगा t, ये भी t। ये सब जगह पर मैंने t, ये भी t, ये भी t। तो sin ओमेगा t कॉमन निकाल लिया तो a1 y इज इक्वल टू sin ओमेगा t यहां से निकल गया तो a1 प्लस a2 cos phi प्लस cos ओमेगा t इंटू a2 sin phi। cos ओमेगा t को अलग कर दिया और a2 sin phi को अलग लिख दिया। अभी एक बार आप ऐसे समझ लो, एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। अब बच्चों ये जो लिखा है ना, इसमें इसको आप कर लो लेट कैपिटल a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू a cos थीटा। इसको a cos थीटा अज्यूम कर लो और इसको a2 sin phi को a2 sin phi इसको a sin थीटा अज्यूम कर लो। थोड़ी देर के लिए कर लो, अभी आपको समझ में आएगा ये कैपिटल A क्या है। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू sin ओमेगा t इंटू a cos थीटा प्लस cos ओमेगा t इंटू ये हो जाएगा a sin थीटा। वैल्यू रख दी हमने
y इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉमन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ऐसा आ गया, मतलब y इज इक्वल टू कैपिटल ए, बच्चों यार साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। जैसे हमने इन वेव का इक्वेशन लिखा था उसी फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये A1 फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड था, A2 सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड था, तो इसका मतलब यहाँ कैपिटल E जो हमने अज्यूम किया वो क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और थीटा क्या होना चाहिए, फर्स्ट वेव से फेज डिफरेंस। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन किया। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्यों मैंने यहाँ से साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला था, क्यों मैंने इस क्वांटिटी को a cos थीटा लिया, क्यों इसको a sin थीटा अज्यूम किया, क्योंकि जब मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, a को कॉमन निकालूंगा, तभी तो यहाँ पर sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब कैपिटल A क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। अब ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A लिख तो लिया, पर अपने पास तो ये दो चीजें पता है अपन को, एक इस वेव का, एक इस वेव का, मतलब हमको जो भी लिखना है वो इन नोन क्वांटिटीज के फॉर्म में होना चाहिए। तो कैपिटल ए की वैल्यू अपन को इन क्वांटिटीज के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसे करने से राइट हैंड साइड पर a स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 इंटू cos y स्क्वायर प्लस a2 sin phi स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 into cos phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi इज इक्वल टू ऑफ a स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे और इसमें टर्म में a2 स्क्वायर कॉमन निकलने वाला है, तो आपको एम्पलीट्यूड जो है उसका इक्वेशन मिलेगा। पर बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, ताकि आप वीडियो को पॉज करके यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं बची, मैं इसको मिटाने वाला हूं और इसके आगे की स्टेप करने वाला हूं। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेप थी मैंने यहाँ पर लिखी रखी है, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखो आप a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन निकालो इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 into cos phi, 2a1 a2 into cos phi is equal to a स्क्वायर। तो मैं a स्क्वायर को
लेफ्ट साइड पर लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट को आप लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यदि हम बात करें तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपने ये देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई, मतलब एम्पलीट्यूड रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई। आपने इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लिया नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में। व्हाट इज a1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, a2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, एंड व्हाट इज phi फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, गिवन वेव्स। जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटेंसिटी है I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। इसका मतलब इंटेंसिटी का इक्वेशन I is equal to constant k into a square। a square मतलब a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi। इस ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये हो गया एम्पलीट्यूड का और ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का। अब हम बता सकते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको समझ में आने लगेगा आगे। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमको मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग कब बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। हमने बोला है द पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये इंटेंसिटी यदि आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस पर। मतलब cos फाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फिर यहां जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू को इसमें ऐड करोगे तो रिजल्ट मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इंटेंसिटी कैसी आएगी, मैक्सिमम। आप सब जानते हैं कि cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, मतलब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 1, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन cos फाई की वैल्यू 1 कहां होती है, तो आप सब जानते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो cos फाई की वैल्यू 1 होती है। या फिर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए 360, cos 360 मतलब 2 पाई रेडियन, cos 2 पाई, तब जाकर 1 होती है। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। जब ये पाई की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 होगा, या फिर 2 पाई हो तो cos 2 पाई हो जाएगा, या फिर 4 पाई हो तो cos 4 पाई हो जाएगा। इन सब पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है cos फाई यदि आपको 1 चाहिए है तो पाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए। मतलब दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस तो ठीक है, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो देखो यदि यहां पर एक सोर्स ये है S1, इससे वेव चली, एक सोर्स ये S2, यहां से वेव चली, तो अब यहां पर जाकर देखो वेव सुपर इंपोज होने लग गई।
यदि मान लीजिए यहाँ पर इस पार्टिकल के लिए बात करें यहाँ पर, तो जो फर्स्ट सोर्स से वेव चली थी उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेकंड ने इतना, सेकंड ने ये तो चले चला, ये एक्स्ट्रा चला, तो ये दोनों वेव के बीच का क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो बच्चों लास्ट ईयर आपका 11th में फॉर्मूला था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी आपको समझा रहा हूं। जब ये क्रेस्ट से क्रेस्ट, ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो होता है लैम्डा, वेवलेंथ। और ये सक्सेसिव है इसलिए सेम फेज में है, तो इनका फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। तो जब 2 पाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, यदि 5 फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5, ये पाथ डिफरेंस होगा। यदि टू वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 5 हो तो पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस del x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5, फॉर्मूला होता है। यदि आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, del x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 पाई। पाथ डिफरेंस के नीचे लैम्डा और फेज डिफरेंस के बीच में नीचे डिनोमिनेटर में 2 पाई, तो del x इज इक्वल टू ये। तो जब टू वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा तो पाथ डिफरेंस del x इज इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पर, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5, पाई की वैल्यू 0 रख दो, 0 आ जाएगा, 2 पाई रख दो तो 2 पाई कैंसिल, लैम्डा आ जाएगा, 4 पाई रख दो तो 4 पाई अपॉन 2 पाई कितना होता है, 2, तो 2 लैम्डा आ जाएगा एंड सो ऑन। मतलब जब टू वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस इतना होगा तब क्या हुआ करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इज इक्वल टू 0, लैम्डा को लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा को लिख सकते हैं 4 लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट 6 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। ये कंडीशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, तो सिंपल सी कंडीशन है, दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, पर मैं आपको बोलूं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब इसका। बहुत सिंपल है, यहां पर एक सोर्स है S1 बल्ब, आपने एक बल्ब जलाया और एक और बल्ब जलाया S2, एक और बल्ब, दोनों बल्ब एक साथ जलाए, एक की रोशनी कम है एक की रोशनी ज्यादा है, जिसकी रोशनी कम है मतलब इंटेंसिटी कम है, मतलब एम्पलीट्यूड कम है। दूसरा बल्ब जो आपने जलाया उसकी रोशनी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पर एक साथ जल रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। अब आपने यहाँ पर मान लीजिए सपोज स्क्रीन रखी है, तो फर्स्ट जो वेव है वो ऐसी चलेगी, सेकंड सोर्स से भी वेव चलेगी ज्यादा इंटेंसिटी की, ज्यादा एम्पलीट्यूड की। जब यहाँ पर जाकर स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होंगी तो उससे यहाँ पर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि जो दोनों वेव चल रही हैं वो इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं, और इक्वल पाथ का मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव।
तो एक बात क्लियर हुई। मान लीजिए आपने देखा नहीं लैम्डा, यदि पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तब भी कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब एक सोर्स यहां पर है तो दूसरा सोर्स S2 यहां पर है। S1 से जो वेव चली वो ये थी छोटी वाली वेव, और S2 से जो वेव चल रही है वो ऊंची वाली वेव। आप ध्यान दें तो S1 से जो वेव चली थी उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और S2 से जो वेव चल रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना पार्ट ट्रेवल किया, x तो किया साथ में ये एक्स्ट्रा, और इस एक्स्ट्रा पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, वन वेव कंप्लीट है, और वन वेव की जो वेवलेंथ है अपन लिखते हैं लैम्डा। तो फर्स्ट सोर्स से जो वेव चली उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड सोर्स से जो वेव चली उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया, x प्लस लैम्डा। तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा। और जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पर फेज डिफरेंस के बेसिस पर देखो, दे आर लिखा जब जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, इसका मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। क्रेस्ट क्रेस्ट कैसे होते हैं, सेम फेज में, ट्रफ ट्रफ क्या होते हैं, सेम फेज में। तब क्या होगा, फेज डिफरेंस जीरो, और जब फेज डिफरेंस जीरो होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब यहां देखो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और यहाँ ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तभी तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। तो इसका मतलब क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या ट्रफ और सेकंड वेव का भी ट्रफ, तब इससे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। ध्यान रखना मेरी बात को, ये जो आप समझ रहे हैं इसी के बेसिस पर आपको आगे की चीजें समझ में आने वाली है, नहीं तो वहां बाउंस कर जाएंगे, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये चूंकि आप समझ रहे हैं इसलिए आपको आगे समझ में आएगा। यदि आपने इसको समझना छोड़ा तो आप भूल जाइए वेव ऑप्टिक्स को, नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टू वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्वेश्चन में दिया है यदि इफ in two waves crest and crest of two waves are superimposed, then which interference occurs? तो आपका आंसर होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव। ट्रफ एंड ट्रफ कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट एंड ट्रफ डिस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां पर, अभी मैं समझाऊंगा आगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको कंडीशन समझ में आई होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने क्या बोला है, आपने डेफिनेशन में बोला है द पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी इज मिनिमम आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी आई कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, फेज डिफरेंस पर, cos फाई की वैल्यू पर। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, या इसी को बोल सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू।
भाई 1 तो है, 1 मतलब मैक्सिमम, और सामने माइनस लगा मतलब मैक्सिमम नेगेटिव। तो जब यहाँ पर cos फाई की वैल्यू आप मैक्सिमम रख दोगे तो ये प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन कैसा मैक्सिमम हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैक्सिमम। जब मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? मिनिमम। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। अब मैं आपसे पूछूं -1 cos की वैल्यू कहां होती है? तो आपको क्वाड्रेंट में पता है, ये 0 डिग्री, ये 90, 180। यहां पर जाकर cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। यही -1 की वैल्यू फिर रिपीट होगी, ये 1 रिवॉल्यूशन और हो जाए, 180 मतलब पाई, और 1 रिवॉल्यूशन और हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगी। तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई, और तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई। मतलब जब cos पाई की वैल्यू कितनी? 3 पाई होगा, तो फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसका मतलब पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो पाई, या नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई, या नेक्स्ट वैल्यू 5 पाई, एंड सो ऑन। इसका मतलब दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब इंटेंसिटी मिनिमम, मतलब डार्क ब्लैक फ्रिंजेस बनेंगी। आगे डिस्कस करूंगा मैं। अंधेरा छा जाएगा, ब्लैक। फिर इंटेंसिटी यदि है, मैंने बोला तो पार्ट डिफरेंस डेल एक्स कितना होगा? तो डेल एक्स का मैंने फॉर्मूला बता दिया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई। पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई। तो जब ये फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस का, तो डेल एक्स आप निकाल सकते हो। तो पहले पाई वैल्यू पाई रख दो। जब आप यहाँ पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 2 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 पाई रखोगे, फिर पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 2। मतलब आपको याद करने के लिए बहुत आसान है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस दोनों, फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पार्ट डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन, एक सोर्स आपने यहाँ रखा है बल्ब, और एक बल्ब ये, इस बल्ब से जो लाइट है वो यहाँ गई, और सेकंड सोर्स से जो लाइट है वो ऐसे जा रही और यहाँ पर जाकर टकरा रही। यदि मैं पूछूं कि बताओ यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो फर्स्ट सोर्स S1 से जो वेव चली उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया? x, और सेकंड सोर्स से जो वेव चली उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया? x तो किया प्लस लैम्डा एक्स्ट्रा, ये लैम्डा बाय 2 हाफ वेव दी गई है। ये देखो ऐसा जब रहता है तो फुल वेव, और यदि ऐसा कर दिया है फिर हाफ वेव को मतलब लैम्डा बाय 2। मतलब यहां पर जो दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई हैं इनके बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2। और जब लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम। पर देखो यार, फेज डिफरेंस में क्या लिखा था? पाई का मतलब है कि एक वेव का क्रेस्ट, उसके ऊपर दूसरी वेव का क्या सुपर इम्पोज होना चाहिए? ट्रफ। इसका मतलब है कि जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ
सुपर इम्पोज होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बच्चों पहले मुझे इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए थे, इसके बाद मैं आगे की चीजें आपको पढ़ा सकता हूँ। तो अभी फिलहाल आपको ये मैं हट जाता हूँ, आप पूरा बोर्ड देख पाए, कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर लें। तो क्रेस्ट और सेकंड वेव का भी क्रेस्ट, या फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड का भी ट्रफ यदि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तो उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन यदि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है और सेकंड वेव का यदि ट्रफ है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं तो उससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, क्योंकि मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, ये सब पढ़ाने वाला हूं, तो आप देखिएगा उसको।